आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पीएचडी सीसीआई के अध्यक्ष श्रीमान साकेत दालमिया जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी, श्री हेमंत जैन जी, डॉक्टर रंजीत मेहता जी और आज पूरे देश भर से यहाँ पर आए हुए ट्रेड और इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जब मुझे निमंत्रण देने आए चैम्बर के पदाधिकारी, तब मैंने उनको कहा था कि आज का माहौल और जब आपका एनुअल सेशन होगा उसका माहौल, दोनों में बड़ा अंतर होगा। और आप देखिए G20 के बाद न केवल ट्रेड और इंडस्ट्री, पूरे देश के हर क्षेत्र के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई गति का अनुभव हम सभी लोग कर पा रहे हैं। G20, चंद्रयान की सफलता, मिशन आदित्य और महिलाओं का 33% नीति निर्धारण में रिजर्वेशन, ये चारों घटनाओं ने समग्र देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। मित्रों, आज जब हम यहां पर मिल रहे हैं आपके एनुअल सेशन के अंदर, ये हमारे अमृत काल की शुरुआत है, अमृत काल की भोर है। आजादी से अब तक देश ने 75 साल की यात्रा करी है। हर क्षेत्र में ये 75 साल में हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। क्रिटिक एनालिसिस करें तो भी हर क्षेत्र में हमने दुनिया में अपना लोहा मनाया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस 75 साल में हमारे यहां डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे करने में हमें एज अ कंट्री ये नाते सफलता है। कई परिवर्तन हुए, कई बार सत्ता परिवर्तन हुए, रक्त की एक बूंद बहाए बगैर बड़ी सिफत के साथ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ हमने परिवर्तन किए। कई सरकारें बदली, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, मगर हमने ये भी देखा है कि हमने दुनिया को दिखाया है कि नीति के मामलों में गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसको भारत ने कर दिखाया है और हम आगे बढ़े हैं। एक पार्टी की सरकार गई, दूसरी पार्टी की सरकार आई, नीतियां जरूर बदलती है पर नीतियों में कंटिन्यूटी रही। और इसी के कारण ये 75 साल की यात्रा, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे अर्थतंत्र का, चाहे अंतरिक्ष का मामला हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, चाहे एजुकेशन को नीचे तक पहुंचाने का मामला हो, साक्षरता को नीचे तक पहुंच, हर क्षेत्र में 75 साल में हमने काफी कुछ हासिल किया है। परंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 75 साल का हम महोत्सव मना रहे थे, तब अमृत महोत्सव के वक्त उन्होंने कहा था कि 75 साल का गौरव गान तो करना ही है, मगर 2047 15 अगस्त को जब आजादी के 100 साल हो गए, तब देश कहां खड़ा होगा इसका लक्ष्य भी तय करना है और वो लक्ष्य को सिद्ध कर रहना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 75 साल से 100 साल की इस यात्रा को अमृत काल का नाम दिया है। इस 75 साल से 100 साल की हमारी यात्रा, हमारा अमृतकाल देश का
ये संकल्प लेने का भी समय है और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का भी समय है। हम ऐसा देश चाहते हैं जिसका स्वप्न हमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है कि जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो तब कोई क्षेत्र ऐसा न हो जहां दुनिया में भारत प्रथम न हो। इस प्रकार के भारत की रचना करना हमारा समय, क्योंकि सबसे युवा देश हमारा है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा है, सबसे ज्यादा इंजीनियर अगर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है, सबसे ज्यादा डॉक्टर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है, सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट अगर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है। यहां लोकतंत्र भी है, यहां टीम वर्क भी है और अब मोदी जी के नेतृत्व में नीति निर्धारण का भी समय बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हर क्षेत्र में प्रथम बनने का हमारा समय आ गया है और मैं मानता हूं कि इसीलिए पीएचडी की भी भूमिका बहुत अहम आने वाले अमृतकाल के अंदर होने वाली है। आपका 118वां सेशन ये आने वाले वर्षों में देश के ट्रेड और इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करने के लिए निर्णायक होना चाहिए। और इसीलिए मैं तो बधाई देना चाहता हूं टीम को। इन्होंने थीम रखा है उभरता हुआ भारत और यही समय है, सही समय। आज आपका 118वां वार्षिक सत्र का जो थीम है राइजिंग इंडिया और यही समय है, सही समय है। मैं मानता हूं कि ये समय को देखकर बहुत उपयुक्त है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1.5 लाख से अधिक छोटे बड़े उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है और एक प्रकार से वॉइस ऑफ इंडस्ट्री और ट्रेड इसके रूप में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जाना भी जाता है। इसलिए मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है 2047 में भारत संपूर्ण विकसित राष्ट्र हो, 2026 में भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो और 2027 में हम 5वें नंबर से 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए। ये तीनों लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ट्रेड और इंडस्ट्री एक प्रकार से देश की इकोनॉमी का हृदय होता है, जहां से ऊर्जा पूरी इकोनॉमी को मिलती है। और आज आप विश्व में कहीं पर भी जाइए, इंडियाज मोमेंट की बात होती है और पूरा विश्व मानता है कि भारत वाइब्रेंट स्पॉट के रूप में उभरकर सबका आकर्षण का केंद्र बना है। पिछली तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था 7.8% के वृद्धि दर से बढ़ी और मुद्रास्फीति भी 40 महीनों के सबसे नीचे स्तर पर मेंटेन करने में हम सफल हुए हैं। और मोदी जी ने जो वसुधैव कुटुंबकम का एक सूत्र पूरी दुनिया को दिया है, वो सूत्र के अनुरूप भारत हर क्षेत्र में, न केवल भारत, वैश्विक समस्याओं को हल करने में भी नेतृत्व कर रहा है। आज टेररिज्म की चर्चा हो तो पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं उसकी ओर देखती है। सोलर अलायंस का हम नेतृत्व कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी
और विशेषकर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। कई सारे इनिशिएटिव हमारे आज पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं और ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने हर क्षेत्र के अंदर भारत को बदलने का प्रयास किया है और भारत को बदलने में सफल भी रहे हैं। देश के अर्थतंत्र को भी ये 9 साल में एक नई दिशा देने का और मजबूती देने का काम भारत सरकार ने किया है। एक प्रकार से 9 साल प्रॉमिस, परफॉर्मेंस और परिणाम के 9 साल रहे हैं। जो वादे 2014 में किए गए थे, वो वादों को पूरा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए एक पुरुषार्थ हुआ और वादे भी होते हैं, परफॉर्मेंस का प्रयास भी होता है, मगर कई बार परिणाम नहीं मिलता है। मुझे आनंद है कि ये परफॉर्मेंस का परिणाम भी हम अच्छे से मिल रहा है और उसी का परिणाम है कि 2014 में हम विश्व में 11 नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं। इतनी बड़ी छलांग भारतीय अर्थतंत्र ने कोई 9 साल में कभी नहीं लगाई। बहुत बड़ी छलांग है। हमें ज्ञात रहना चाहिए कि 11वें नंबर पर हम 10 साल रहे हैं। इस स्टैग्नेंसी को तोड़कर 9 साल के अंदर 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर खड़े हैं और आज विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 27 में हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 23-24 का ग्रोथ रेट 6.1% जीडीपी ग्रोथ रेट, मेरा अनुमान है कि ये ग्रोथ रेट हम अचीव कर ही लेंगे और अगर ये अचीव करते हैं तो G20 में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाला कंट्री भारत बनेगा। 14 सेक्टर में पीएलआई स्कीम ने मेक इन इंडिया के स्वप्न को साकार करा है। आज पूरे विश्व के लिए, उत्पादन के लिए भारत ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन बना हुआ है। विश्व की सारी कंपनियां जो कोई भी देश छोड़कर कहीं जाना चाहती हो तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी भारत है। वो हम सब के लिए बहुत सारे मौकों का निर्माण करती है। मित्रों, बहुत सारा बदलाव भारत ने ये 9 साल के अंदर देखा है। मैं कुछ चीज जरूर कंपैरेटिवली बताना चाहूंगा जिससे हम सब के आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी है इसके प्रति हमारा ध्यान जाए। जीडीपी 2004 से 14 का जो एक कालखंड था वो पूरे देश को झंझोड़ने वाला था। राजनीतिक अस्थिरता का 30 साल का दौर का ये अंतिम समय था। ये 10 साल, ये 9 साल राजनीतिक स्थिरता के रहे, नीति निर्धारण के रहे। 10 साल में कहा जाता था कि इस देश को पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। हमने ढेर सारी नीतियों का निर्माण ये 10 साल के अंदर किया है और इसी का परिणाम है कि हमारा जीडीपी 2.03 ट्रिलियन से 3.75 ट्रिलियन तक पहुंचाने में हमें सफलता मिली है, जो लगभग 2 गुना है। प्रति व्यक्ति आय 68,000 रुपया था, 68,000 था। 2013-14 का मैं आंकड़ा कह रहा हूं और प्रति व्यक्ति आय 22-23 में 1,80,000 करने में हम सफल हुए। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 का, जो अर्थतंत्र का एक बहुत बड़ा पैरामीटर्स होता है कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, इसके आधार पर ही अर्थतंत्र के भविष्य का आकलन होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 में 3.9 लाख करोड़, लगभग 4 लाख करोड़ था और 2023 में हमने 10 लाख
करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। हम सब जानते हैं हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं। जब तक टीम इंडिया का कंसेप्ट न हो, इस देश का सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता। कोई भी देश का एक हिस्सा अविकसित हो और एक हिस्सा बहुत ज्यादा विकास कर जाए तो देश का कभी भला नहीं होता है। तो टीम इंडिया के कंसेप्ट को मोदी जी ने बढ़ाया और भारत सरकार द्वारा राज्यों को आवंटित राशि जो 2004 से 14 के बीच में 30 लाख करोड़ थी, एक दशक में 30 लाख करोड़, और 2014 से अब तक 9 साल में 30 लाख करोड़ की कंपैरिजन में 100 लाख करोड़ रुपया राज्यों को देने का काम केंद्र सरकार ने किया। इससे राज्यों के बजट भी काफी समृद्ध हुए हैं। टैक्स डिवैल्यूएशन का सवाल है क्योंकि टैक्स की रिकवरी बढ़ी है। पहले 19 लाख करोड़ था, 4 से 14 की बात कर रहा हूं। अब 14 से अब तक 9 वर्ष के अंदर 19 लाख करोड़ से बढ़कर 70 लाख करोड़, 70 लाख करोड़ तक पहुंचाने का हमने काम किया। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूर बात करना चाहूंगा। पहले 74 एयरपोर्ट थे, 70 साल में हमने 74 एयरपोर्ट बनाए थे और आज 148 एयरपोर्ट बन चुके हैं और ऑपरेशन में हैं। पहले 10 साल के अंदर 610 किलोमीटर रेलवे हमने बढ़ाई थी 2004 से 14। मैं इसलिए कहता हूं ये सारी चीजें, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवेज हो, ये इंडस्ट्री और ट्रेड को एक अनुकूल वातावरण देने का काम करते हैं। रेलवे पहले 610 किलोमीटर थी, बढ़ी थी 10 साल में, और ये 9 साल के अंदर 610 की तुलना में 6565 किलोमीटर रेलवे बढ़ाने का काम। हाईवे 2014 तक टोटल देश में नेशनल हाईवे 91,000 किलोमीटर था। 70 साल में हम 91,000 किलोमीटर हाईवे बना पाए थे। ये 9 साल के अंदर वो 91,000 किलोमीटर में हमने और 50,000 किलोमीटर जोड़ा है, टोटल 70 साल के जो आधा है। इंटरनेट के बगैर आज इंडस्ट्री की कल्पना हो नहीं सकती है। कॉस्ट पर जीबी इंटरनेट का जो कॉस्ट था वो 270 रुपये था, आज 10 रुपया पर जीबी पर इंटरनेट उपलब्ध हो गया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप देश में 2014 में 4 थे, आज 115 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ भारत विश्व में बहुत प्रमुख स्थान पर खड़ा है। 2014 में स्टार्टअप 350 थे, आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप हमारे अर्थतंत्र को गति दे रहे हैं। और एफडीआई इन्वेस्टमेंट में 9 साल की बात करता हूं, $45 बिलियन था, अब $85 बिलियन के पार कर गया है। मैं किसी चीज को हम कॉन्सेंट्रेट करें तो भारत क्या कर सकता है, इसके लिए सिर्फ टॉय इंडस्ट्री की बात बताना चाहता हूं। टॉय इंडस्ट्री, मोदी जी ने बड़े इमोशन के साथ कहा कि बच्चे भी विदेशी खिलौने से खेलेंगे क्या, और $96 मिलियन का हमारा खिलौनों का एक्सपोर्ट था, उसको 2022 का आंकड़ा है मेरे पास, $326 मिलियन तक पहुंचाने का काम हमने किया है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि इससे मालूम पड़ता है कि हम अगर तय करें तो क्या कर सकते हैं। हमारा जीएसटी कोई मानता ही नहीं था कि जीएसटी रोल आउट हो जाए।
इतने बड़े देश में इतने सारे राज्य, इतने केंद्र शासित प्रदेश, अलग अलग पार्टियों की सरकारें, मगर जीएसटी का सपना हमारा साकार हुआ और टीम इंडिया के अप्रोच के कारण जीएसटी काउंसिल में एक ही निर्णय है जिसमें वोटिंग हुआ है, बाकी सारे निर्णय यूनानिमसली इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स किए गए। ये जो साझा सोच की राजनीतिक संस्कृति मोदी जी ने डेवलप करी है, इसके कारण अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह हमारा 1.87 लाख करोड़ तक पहुंचा है। एक महीने का 1.87 लाख करोड़ और मासिक एवरेज 1.69 लाख करोड़ की है। ये बताता है कि कितना बड़ा अचीवमेंट हमने किया है। विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारा 309 अरब डॉलर था, अब 593 अरब डॉलर है। आज किसी को भी भय नहीं है पेमेंट की क्राइसिस का, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी ट्रेड और इंडस्ट्री को अनुकूल माहौल बनाने के लिए 39,000 से ज्यादा कंप्लायंस को अनेक एक्ट के अंदर समाप्त कर दिया। 39,000 से ज्यादा कंप्लायंस और 3,400 लीगल प्रोविजंस को क्रिमिनल से सिविल बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इससे अच्छा माहौल ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए हो ही नहीं सकता। 3,400 प्रावधान से, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कस्टम हो, चाहे जीएसटी हो, अलग अलग कानूनों में जहां क्रिमिनल प्रोविजंस थे, इसको बदलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। पेटेंट और ट्रेडमार्क में मैं आंकड़ा देना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहूंगा कि पेटेंट और ट्रेडमार्क में हमारी वृद्धि 50% से ज्यादा है। और ये जो बताता है कि भविष्य भारत का है, इससे मालूम पड़ता है। डिजिटल पेमेंट, आज G20 में जितने भी लोगों को मैं मिला इन 8-9 महीनों में, सभी लोग एक सवाल भूले बगैर पूछते थे, आपके यहां ये डिजिटल क्रांति भारत जैसे देश में कैसे गई। जयपुर में कोई डिप्लोमेट गए हुए थे, उन्होंने रोड पर लगी हुई सब्जी के ठेले पर जब पेटीएम देखा तो उसने कहा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा। एक ठेले वाली महिला ने भिंडी की, उसकी जो बड़ा ढक था, इसके ऊपर पेटीएम का कार्ड रखा हुआ था पेटीएम करने के लिए। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल लेन देन में किया है और इसका नतीजा भी मिला है। 2013-14 के साल में 127 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए थे और 2022-23 में 127 करोड़ से बढ़कर 12,735 करोड़ ट्रांजैक्शन डिजिटल लेन देन के लिए। कितनी सारी नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर दिया है इसने। कोई चेक डालेगा, 2 दिन तक क्लियरिंग में जाएंगे, कोई होल्ड कर देगी बैंक, सारी चीजें, नो क्लियरेंस, नथिंग। भीम ऐप आज यूपीआई के साथ जुड़ने के लिए पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग लालायित हैं और वैश्विक रियल टाइम डिजिटल भुगतान पूरे दुनिया का जो है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको भी आनंद होगा कि इसमें 40% हिस्सा अकेले भारत का है पूरी दुनिया में।
50 करोड़ लोग ऐसे हैं, 50 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। इसका मैं आपकी भाषा में अर्थ करना चाहता हूं कि इस देश की आबादी तो 130 करोड़ है, पर इस देश का मार्केट 70 करोड़ का था, क्योंकि 50 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। मोदी जी ने ये सभी को बैंक अकाउंट प्रोवाइड कर आज 50 करोड़ लोगों को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम किया है। अब भारत का मार्केट, मैं विश्वास से कह रहा हूं, 70 करोड़ आबादी का नहीं है, 130 करोड़ की आबादी का मार्केट भारत में। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पहले कभी 11 किलोमीटर रोड एक दिन में बनता था, अब 37 किलोमीटर बनता है। वंदे भारत ने हमारे रेल के द्वारा यात्रा का पूरा कंसेप्ट को चेंज किया है। अब 27 शहरों में, पहले 3 शहरों में थी, अब 27 शहरों में मेट्रो है। 10 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड पर है। भारत नेट जो पहले 30,000 किलोमीटर बिछाई गई थी, अब 6,20,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर देने का काम किया। इंटरनेट कनेक्शन में पिछले 8 सालों में 230% की रेट से वृद्धि हुई है। और नॉर्थ ईस्ट जो कनेक्ट नहीं था देश के, आज मैं आपको विश्वास से कहता हूं 2027 तक नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की कैपिटल रेल, रोड और हवाई मार्ग से देश के साथ जुड़ जाएगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी को भी हमने सजीवन किया है। हमारे आसपास के सभी देशों के अंदर इसके माध्यम से 42,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है, हेल्थ का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, इसके माध्यम से ट्रेड और इंडस्ट्री को ढेर सारी गति मिली है। मित्रों, मैंने बहुत बारीकी से 2014 से 4 से 14, क्योंकि मैं भी गुजरात सरकार में मंत्री था, भारत सरकार की सभी नीतियों का मैं अभ्यास करता था। एक स्टेज पर तो ऐसा लगता था कि इस देश में शायद ऐसा समय आ गया है कि हमें लगता है कि कोई नई नीति की जरूरत ही नहीं है। पॉलिसी के मामले में साच अर्थ में एक क्रिटिसिज्म नहीं था। साच अर्थ में स्थिति ऐसी थी कि इस देश को पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। और मोदी जी ने ढेर सारी पॉलिसीज बनाई। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेक इन इंडिया जिसका मजाक उड़ाया जाता था, आज पूरे विश्व भर में उत्पादन के क्षेत्र में आज हम ड्रीम डेस्टिनेशन बने हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, जीएसटी, डिजिटल इंडिया, उड़ान योजना, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आपके कंपनी में एक छोटा सा टीम बनाकर स्टडी जरूर करिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व भर से 10 साल के अंदर सभी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन भारत बनने वाला है। और आजादी के बाद ये पहली एजुकेशन पॉलिसी ऐसी है जिसका कम्युनिस्टों ने भी विरोध नहीं किया है। कम्युनिस्ट विरोध न करे ऐसी कोई पॉलिसी हो ही नहीं सकती।
इंडियन स्पेस पॉलिसी के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया है। स्पेस का बाजार आज हमारे लोगों के लिए खुला है। ड्रोन पॉलिसी बनाई, ड्रोन का बाजार भी विश्व का आज हमारे लिए खुला हुआ है। आयुष्मान भारत के माध्यम से पूरे हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। स्मार्ट सिटी की पॉलिसी के माध्यम से हमारे अर्बन सेक्टर को स्ट्रेंथ देने का काम किया है। कॉमर्शियल कोल माइनिंग ने हमारे पास जो संसाधन पड़े थे, इसके एक्सप्लोरेशन के लिए ढेर सारे क्षितिजें खोली हैं। ग्रीन इंडिया राष्ट्रीय मिशन आज पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है और स्वच्छ भारत के माध्यम से लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाकर हमने देश के स्वास्थ्य के अंदर बहुत बड़ा सुधार करने का काम किया है। मित्रों, कई सारे प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले सबको बैंक अकाउंट देने का, जनधन का निर्णय लिया। फिर मेक इन इंडिया पॉलिसी लेकर आए, जो हमारे देश के अंदर उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक लचीली पॉलिसी बनाई गई, जिसका हमें आज सुफल मिल रहा है। जीएसटी को हमने बहुत दृढ़ता के साथ रोल आउट कर दिया। बैंक्रप्सी कोड को सफलता के साथ जो टीथिंग प्रॉब्लम है वो हम बदल भी करते जा रहे हैं। पीएलआई की पॉलिसी ने हमारे उत्पादन को गति दी है और विश्व के अर्थतंत्र को अगले 25 साल तक जो क्षेत्र प्रभावित कर सकते हैं, वो सभी क्षेत्रों में आज भारत ने अपनी स्पेस बना ली है। विश्व के अर्थतंत्र को अगले 25 साल तक ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, डिफेंस, ड्रोन, अंतरिक्ष स्पेस, माइनिंग एंड ग्रीन फ्यूल, इथेनॉल, एक क्षेत्र आने वाले 25 साल तक विश्व के अर्थतंत्र को प्रभावित करने वाले हैं। ये सभी क्षेत्रों में भारत ने सफलता के साथ आज हमारा बेस डालने का काम किया है। अब काम आपको करना है, ये सभी क्षेत्र में परफॉर्म कर हमें विश्व में अपनी जगह बनानी है। एक विजन के साथ मोदी जी ने आने वाले 25 साल तक विश्व के अर्थतंत्र को प्रभावित करने वाले सभी क्षेत्रों में भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डालने का काम किया है और मैं मानता हूं इसका बहुत अच्छा परिणाम हमें मिलने वाला है। मैं तो आज आप लोगों को कहने आया हूं कि यहां से संकल्प कर जाइएगा कि भारत की इंडस्ट्री ने साइज भी बदलनी है और स्केल भी बदलना है। यही समय है, सही समय है। इंडियन इंडस्ट्रीज ने अपनी साइज और स्केल दोनों को बदलने का निर्धार करना पड़ेगा। 25 साल हमारे ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताता हूं, जब कोरोना आया तब दुनिया भर के पंडित अपने देश की चिंता नहीं करते थे। जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सारे हमारी चिंता करते थे कि भारत में क्या होगा। को बहुत सारे लोग चिंता करते थे कि भारत में क्या होगा। कोरोना से मृत्यु के आंकड़े भी प्रति लाख हमारे सबसे कम रहे। वैक्सीनेशन भी सबसे पहले बनाने वाले देशों में भारत था। और मैं बताता हूं, मेरी 2 बहनें अमेरिका रहती है, उनको वैक्सीनेशन कराने में कितनी तकलीफ पड़ी है। आप किसी को कोई तकलीफ नहीं पड़ी होगी। कॉफी पिलाकर मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन कर रिसीट भी आपको मोबाइल पर दे दी। चाहे पहाड़ी की चोटी हो, घनघोर जंगल हो या नदियों के बीच में बसे हुए थोड़े छोटे छोटे द्वीप हो, हर व्यक्ति को वैक्सीन देने का काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ये बताता है कि अगर हम निर्णय करते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। और किसने किया? हम लोगों ने किया है। दृढ़ता के साथ
दुनिया के क्रिटिसिज्म को सुने बगैर मोदी जी ने धैर्यपूर्वक कोरोना का सामना किया। पूरी दुनिया में कोरोना के सामने सरकारें लड़ती थी, यहां पर भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग मिलकर कोरोना के सामने लड़ते थे, तब जाकर ये सफलता मिली। और इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है। तो मैं इसलिए कहता हूं, अगर हम तय करते हैं तो सफलता आती है। भारतीय ही ये कर सकते हैं। भारत की इंडस्ट्री ने साइज और स्केल दोनों को बदलने का समय आ गया है और इस दिशा में पीएचडी ने इनिशिएटिव लेकर सोचना चाहिए। हमारी कंपनियों ने मल्टीनेशनल बनने के लिए भी निर्धार भी करना पड़ेगा और इसके लिए काम भी करना पड़ेगा। अब भारत की कंपनियां मल्टीनेशनल बने, इस समय की मांग है और इसके साथ साथ R&D का भी इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ाना पड़ेगा। मैं इन्वेस्टमेंट इसलिए कहता हूं, R&D को जो खर्च मानते हैं वो अपनी कंपनी को कभी बड़ी नहीं कर सकते हैं। वो कंपनी को स्टैग्नेंसी के साथ, एक नेचुरल ग्रोथ के साथ ही चलाते हैं। जो R&D को इन्वेस्टमेंट मानते हैं, इनका ग्राफ अलग प्रकार का होता है। भारत ने R&D के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं मानता हूं पीएचडी ने इसके अंदर निर्णय लेना चाहिए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के साथ एंसिलरी इंडस्ट्री का जाला बुनना और इसके लिए गाइडेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पीएचडी ने देना चाहिए। एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ, चाहे इन्वेस्टमेंट वो इंडस्ट्री में फॉरेन का भी हो, आप चिंता मत करिए, परंतु एंसिलरी इंडस्ट्री जो छोटी छोटी बनेगी वो सभी की सभी हमारी होगी और इसी में से आने वाले दिनों में बड़ी इंडस्ट्रीज निकलने की संभावना बड़ी है। इसके लिए भी एक नीति करनी चाहिए और मेक इन इंडिया का फायदा लेने के लिए भी हमने आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, ये सब जो मैंने कहा 9 साल में परिवर्तन हुए, आज इसका परिणाम क्या है? दुनिया का 40% डिजिटल लेन देन भारत में हो रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा एलईडी बल्ब 36 करोड़ अगर कहीं पर लगे हैं तो भारत में लगा है। सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाने का काम ये 9 साल में भारत में किया है। सबसे बड़ा वैक्सीनेशन भारत ने किया है। दाल के उत्पादन में हम सबसे आगे पहुंच गए। दूध के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। जूट के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 थे ही। और सबसे ज्यादा रेल इंजन बनाने वाला कोई देश है तो भारत है। मोबाइल हैंडसेट दुनिया में आज हम दूसरे नंबर है। सीमेंट दूसरे नंबर पर है। स्टील दूसरे नंबर पर है। कॉटन दूसरे नंबर पर है और चाय के उत्पादन में भी हम दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं, चौथे नंबर से। और स्टार्टअप और मोटर व्हीकल में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। ये बताता है कि अगर हम ठान लेते हैं तो हम कर लेते हैं। और पीएचडी के माध्यम से ये करने का समय है, यही समय है, सही समय है। हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से धैर्यपूर्वक एनपीए के बोझ से हमने निकाला है। कभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सभी बैलेंस शीट प्रॉफिट में हो, बहुत समय से 32 साल से ऐसा दिन नहीं आया था। अब हमें दिन देखने को मिला है कि पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉफिट। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट भी बनाया गया है एमएसएमई के बढ़ावा देने के लिए। और मैं मानता हूं ढेर सारे और भी इनिशिएटिव लिए, मैं डिटेल में बताना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि हम चैम्बर ने इसका फायदा लेना चाहिए। मित्रों, अंत में पीएचडी और जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, ट्रेड और इंडस्ट्री एसोसिएशन है, सभी ने भारत सरकार की
ये सभी पॉलिसियों के स्टडी के लिए ग्रुप बनाना चाहिए और इसमें से कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर आंतरिक चर्चा कर बंटवारा कर वो पॉलिसी के असिस्टेंस के लिए भी आपके यहाँ आम खड़े करने चाहिए। और ये जो अप्रोच टीम इंडिया का अप्रोच बनाया है मोदी जी ने, टीम इंडिया का मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार नहीं है। टीम इंडिया का मतलब इस देश का हर एक किसान और हर एक छोटी से छोटी इंडस्ट्री और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री मिलकर ही टीम इंडिया होता है। तब जाकर 2047 में हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। मित्रों, आज समय है, अमृतकाल की शुरुआत है, समय है संकल्प लेने का और समय है संकल्प से सिद्धि का रोड मैप बनाने का। इसलिए मैं फिर से एक बार कहता हूं, यही समय है, सही समय है। मैं आशा करता हूं पीएचडी भी मोदी जी ने जो नीतियां बनाई है इसके लिए कि इकोसिस्टम बनाए और इसका मैक्सिमम फायदा हमारे युवाओं को मिले, हमारी महिलाओं को मिले और एमएसएमई को मिले। इस दिशा में हम आगे बढ़े। आप लोगों ने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया, इसलिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करूंगा।